बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला लेक्चर है। चैप्टर नंबर 12 है हमारा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में हम जो टॉपिक्स आज हमने डिस्कस करने हैं वो है हमारे पास न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स को हम देखेंगे, हम मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, उसके बाद हम मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखेंगे और मिनरल डेफिशिएंसीज देखेंगे पौधों में। तो हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं और न्यूट्रिशन है क्या। तो न्यूट्रिएंट इज़ द फूड और एनी सब्सटेंस दैट सप्लाइज द बॉडी विद एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिज्म। न्यूट्रिएंट के अंदर वो सारे फूड के कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस आ जाते हैं जो हमारी जो बॉडी है उसके नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। मतलब हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए जो एलिमेंट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन प्रोवाइड एनर्जी, अदर न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल, विटामिन आर एसेंशियल फॉर टू द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो दूसरे साथ न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमें क्या करते हैं, ये एसेंशियल्स होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए। इसी तरह न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बहुत अहम है, तकरीबन हर पेपर के अंदर ये आई होती है। तो वो तमाम प्रोसेसेस जिसके ज़रिए हम खुराक को जिस्म में लेके जाते हैं, फिर उससे एनर्जी हासिल करते हैं, ग्रोथ और रिपेयर अपनी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस करते हैं, इस सब को मजमूई तौर पर हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन टेकिंग इन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स। पहले हमने टेकिंग इन किया, इंजेशन की हमने, और फिर हमने यूटिलाइज़ किया जो हमने एसिमिलेशन के ज़रिए, डाइजेशन के ज़रिए जो हमने उसमें से एलिमेंट्स लिए हैं, बाय विच ग्रोथ, जिसके ज़रिए ग्रोथ हमारी बॉडी के सेल्स रिपेयर होते हैं और मेंटेनेंस होती है एक्टिविटीज़ की, हमारा चलना फिरना इन द ऑर्गेनिज्म आर अकम्प्लिश्ड इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो इसके बाद हम स्टूडेंट्स देखते हैं मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक है जी ऑटोट्रॉफिक और दूसरे हैं जी हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कैन एग्जिस्ट इन एन एक्सक्लूसिवली इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट। मतलब जो ऑटोट्रॉफिक है वो इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक फूड को खुद ब खुद ऑर्गेनिक फूड के अंदर तब्दील कर लेते हैं। बिकॉज दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग मीडिया। दिस मीन्स डैट दे प्रोड्यूस देयर ओन शुगर, ये अपनी शुगर खुद बना सकते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड नाइट्रेट्स। ये पौधे हमें पता है कि वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। वो माहौल से इनऑर्गेनिक मटेरियल, नाइट्रेट्स, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज, प्रोटीन्स, लिपिड्स खुद तैयार करते हैं। इसी तरह जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इनकैपेबल होते हैं कि अपनी ऑर्गेनिक फूड खुद तैयार कर सकें। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार नहीं कर सकते, लिहाजा ये ऑटोट्रॉफ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। तो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर इनकैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड सो दे ऑब्टेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो जो ऑटोट्रॉफिक, अब हम देखते हैं मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं जनरली ऑल ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच सप्लाई द कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जितने भी जो ऑटोट्रॉफिक जैसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की उन्हें ज़रूरत होती है, जो उन्हें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देते हैं, जिससे वो ग्लूकोज तैयार करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक सवाल ये है कि ये तो 3 एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है ये तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिल जाते हैं, लेकिन हम बात करते हैं, हम देखते हैं
कि हम मोस्टली यही कहते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं, तो लेकिन ऑटोट्रॉफ्स के अंदर ये नाइट्रोजन भी अब मौजूद है। वो प्रोटीन्स अपनी उनके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड से बनती है। अमाइनो एसिड के अंदर नाइट्रोजन एसेंशियल एलिमेंट है, तो वो नाइट्रोजन कहाँ से आता है, उनके अंदर फास्फोरस कहाँ से आता है, उनके अंदर मैग्नीशियम कहाँ से आता है, ये भी हमने देखना है अभी। तो देयर आर प्रीडोमिनेंट एलिमेंट्स द प्लांट नीड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो दीज आर मैनी अदर एलिमेंट्स दैट एंटर इनटू द कंपोजिशन ऑफ प्लांट्स। अब जो नाइट्रोजन है ये प्रोटीन्स के अंदर मौजूद होती है, जो फास्फोरस है वो एटीपी में मौजूद होता है, न्यूक्लिक एसिड में और दूसरे कंपाउंड्स के अंदर। इसी तरह क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है, साइटोक्रोम्स के अंदर आयरन होता है। तो हमने अब ये देखना, ये एलिमेंट्स आपने स्टूडेंट्स पढ़ा होगा पहले कि जो नाइट्रेट्स हैं मैट्रिक क्लास में। अब जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट तो यूज़ नहीं करते, वो नाइट्रेट्स की शक्ल में नाइट्रोजन को लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये हम खादों के ज़रिए क्या करते हैं, उन्हें पौधों को प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि वेयर डज द ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन दीज एलिमेंट्स इट नीड्स। कि चले कार्बन और हाइड्रोजन की तो समझ आती है कि वो उन्होंने ले लिए इन्वायरमेंट से, तो ये जो दूसरे एलिमेंट्स हैं ये कहाँ से वो हासिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्वियसली नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बट द सोइल इज़ द मेन सोर्स ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। दीज आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड लाइफ ऑफ द प्लांट। क्रॉप्स फेल टू फ्लोरिश इफ ग्रोन repeatedly in the same field unless soil is replenished with these nutrients. The farmer replace these by spreading animal manure। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको कहाँ से हासिल किया जाता है, खादों से। इन एलिमेंट्स को एनिमल मनूर से, सेवेज स्लज एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स इन measured quantities over the field. Some chemical fertilizer that are commonly used in Pakistan are urea, superphosphate, अमोनियम नाइट्रेट्स। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स मिनरल डेफिशिएंसीज कौन कौन सी होती है। ये बड़े अहम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज़ हैं, लास्ट टॉपिक है ये। इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन से एलिमेंट की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है वो हम फर्टिलाइज़र के थ्रू प्लांट को नहीं प्रोवाइड करते, तो प्लांट के अंदर क्या क्या डेफिशिएंसीज आएंगी। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि अगर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाती है सोइल के अंदर तो ज़ाहिर है वो प्लांट को भी नहीं मिलेगी। इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, स्टंट ग्रोथ रुक जाएगी पौधे की, और स्ट्रॉन्ग क्लोरोसिस हो जाएगी। क्लोरोसिस के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि क्लोरोसिस में क्या होता है कि पौधे के अंदर क्लोरोफिल ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और क्लोरोफिल के ख़त्म होने से पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करना छोड़ देते हैं, जिसके नतीजे में वो क्या करते हैं, मुरझा जाते हैं, पौधा भी क्या करता है, मर जाता है। इसी तरह अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फास्फोरस की डेफिशिएंसी जो रूट्स हैं वो उनकी जो ग्रोथ है वो क्या करती है, रुक जाती है। रूट्स की ग्रोथ रुक जाती है तो उससे क्या होगा कि जो रूट हेयर्स हैं वो रीजनरेट नहीं होंगी, तो पौधे क्या करेंगे, मिट्टी से पानी और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को हासिल नहीं कर सकेंगे। इसी तरह अगर पोटाशियम की डेफिशिएंसी होती है तो उससे जो लीफ मार्जिन्स हैं वो येलो हो जाएंगे। इससे भी क्या होता है, लीफ मार्जिन येलो हो जाते हैं तो उससे जो गैस है वो पौधे के अंदर दाखिल नहीं हो पाती, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पौधे से रिलीज़ नहीं हो पाती, जिसके नतीजे में क्या होता है कि पौधा फिर भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। तो जो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है वो भी हमने, मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल का लाजमी जुज़ होता है, और अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्लोरोफिल भी नहीं होगा, तो क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो मैनी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीज ड्यू टू मिनरल डेफिशिएंसीज आर नाउ कैटा with the help of color photography enabling rapid diagnosis। तो स्टूडेंट्स अब जो काफ़ी सारी डिजीज़ हैं वो क्योर की जाती हैं। इसी तरह अगर किसी पौधे में क्लोरोसिस हो गई है तो उसको क्या किया जाता है, मैग्नीशियम प्रोवाइड किया जाता है। अगर किसी पौधे के अंदर जो लीव्स के मार्जिन्स हैं वो येलो हो जाते हैं तो उसको क्या किया जाता है, पोटाशियम प्रोवाइड की जाती है।